Here you are explain nature of covalent bond using the bond formation CH_Cl3। देखो यार, कार्बन का हमको पता है आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन शेयर हो जाएगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर लास्ट में क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 ये बन गया अपना एक CH3Cl का स्ट्रक्चर। और इसके अंदर CH3Cl का स्ट्रक्चर कैसे बना है? देखो, कार्बन के पास एक ऑप्शन रहता है कि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लगेगी, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर ले तो 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियस इतने 10 इलेक्ट्रॉन को कहाँ से होल्ड करेगा, आप ये बताओ ना। इसलिए फिर कार्बन शेयरिंग करता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर फॉर्म हुआ है, जिसके अंदर हाइड्रोजन को दो वैलेंसी चाहिए होती है, अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। इसलिए वो एक इससे शेयर कर लेगा, एक इससे शेयर कर लेगा, एक इससे हाइड्रोजन से कर लेगा, 3 हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए, और एट द सेम टाइम एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा क्लोरीन के एटम के साथ, जिसके कारण क्लोरीन भी अपनी 8 की वैलेंसी पूरी कर लेगा। और क्लोरीन की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके बीच में। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में? हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन। What changes will you observe if you test the soap with litmus paper red and blue? तो रेड तो देखो ब्लू में हो जाएगा, और ब्लू का ब्लू रहेगा, क्योंकि सोप यहाँ पे बेसिक नेचर में, इसलिए। इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? तो हाइड्रोजन इज प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो अनसेचुरेटेड कार्बन होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, इनके अंदर जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसके अंदर H2 या निकल कैटलिस्ट के थ्रू या पैलेडियम के थ्रू उसमें जब एडिशन करते हैं तो इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि RCR, एक बॉन्ड आया R और यहाँ पे H लग जाएगा, और यहाँ पे भी H लग जाएगा, तो ये हाइड्रोजनेशन के अंदर आ जाएगा अपना। मतलब जो भी डबल बॉन्ड है उनको ब्रेक करके उनकी वैलेंसी फुलफिल कर देनी है अपन को हाइड्रोजन से, तो इसको अपन हाइड्रोजनेशन कहते हैं। जो फॉलोइंग को अंडर एडिशन रिएक्शन से अनसैचुरेटेड जाएंगे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से इनमें से? जो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो देखो C2H6 है। अच्छा, एल्केन जो होते हैं ना, वो डबल बॉन्डेड नहीं होते या ट्रिपल बॉन्डेड भी नहीं होते, और ये इनका जो कॉमन फॉर्म होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो C2 की वैल्यू कर दो H2 4+2 = C2H6, तो ये तो एल्केन है, इसलिए ये नहीं होगा। C3H2 6+2 8, तो ये भी नहीं होगा। अब C2H2 है, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये अनसेचुरेटेड है, ठीक है। CH4, तो CH4 2 0 में आ जाएगा, एंड 1 आ जाएगा, 1+2 4। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसमें 3 कार्बन है, और ये इधर एक ही बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो इधर हाइड्रोजन से ये 3 वैसे वैलेंसी सेटिस्फाई, और यहाँ पे एक H लगेगा, और यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो 3 4 5 6, तो ये होगा C3H6, और ये एक अनसेचुरेटेड कार्बन है, ठीक है। और CH2 2 कार्बन और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है ना, तो यानी कि इसके बीच में कम से कम 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तब जाकर ये 4 कैलोरी की वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। ये होगा CH2। जो अनसेचुरेटेड कार्बन है दैट इज C2H2, CH3H6, ये दोनों अनसेचुरेटेड कार्बन है, और ये दोनों कार्बन से ही एडिशन रिएक्शन में जाएंगे, C2H2 और CH। दैट कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो देखो, बटर का जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्ट है, इट कांट गो हाइड्रोजनेशन। ऑन द अदर हैंड ऑयल अनसैचुरेटेड फैट होता है, तो वो हाइड्रोजनेशन में चले जाएगा। हाइड्रोजनेशन आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, निकल या प्लेटिनम या H2 कैटलिस्ट के थ्रू में। तो हाइड्रोजनेशन एक ऐसे जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सैचुरेटेड फैट है, कौन अनसैचुरेटेड। और बटर जो है वो सैचुरेटेड है, और जो ऑयल है वो अनसैचुरेटेड फैट है। तो अनसैचुरेटेड होता है बिकॉज वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और उसको अपन यूज़ करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट ऑयल फैट्स को अपन यूज़ करते हैं, तो ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैट रहता है, मतलब बटर इज सैचुरेटेड फैट। डिस्टिंग्विश बाय हाइड्रोजनेशन। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब तो देखो क्या होता है कि जो हमारे आमतौर पे कपड़ों पे जो स्टेन लगा रहता है ना, वो ऑयल का होता है, तो ये ऑयल का एक स्टेन मान लेते हैं हम लोग। और जो सोप है
उसके अंदर एक एंड होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि डरता है पानी से, और एक होता है हाइड्रोफिलिक जो पानी पसंद करता है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो पानी से दूर जाना चाहेगा और वो इस स्टेन की तरफ, जो ऑयल का, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो जब स्टेन पे ये अटैक करेगा तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट इसके ऊपर अटैच होगा, और ये जैसे जैसे इस पर अटैच होते रहेगा लॉन्ग टर्म में इसको ये धीरे धीरे ऊपर एलिवेट करता जाएगा, बिकॉज ये अपनी तरफ अट्रैक्शन से खींच भी रहा है। तो इन लॉन्ग टर्म ये एक मिसल्स बनकर के ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद जब हम लोग जैसे कपड़े धोते हैं तो, या फिर जैसे रगड़ते हैं तो उससे सोप रगड़ते हैं तो उससे वो जो मिसल का जो डीअटैचमेंट है वो इससे हो जाएगा, और ये ऑयल स्टेन ऊपर पानी में निकल आएगा, और वो पानी में बाद में डिजॉल्व नहीं होता, वो कोलाइडल बन जाता है। तो इसकी तो सोप ऐसे वर्क करता है कि जो सोप का सब्सटेंट होता है उसमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो इस पर अटैक करेगा, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इससे अटैच हो जाएंगे, और उसके बाद जब रब करेंगे तब ये मिसल से एक सर्कुलर आर्क बन करके ऊपर उड़ जाएगा। मतलब कि वाटर डिजॉल्व वाटर में ऊपर आ जाएगा, वो भी एक कोलाइडल फॉर्म में। पूछा है हमको क्या होता है, देखो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के आयन है वो जो सोप के अंदर प्रेजेंट जो पोटेशियम और जो सोडियम के आयन है उनको अपने से अटैच कर लेगा, और ये इससे डिचार्ज होकर के आयन को डिचार्ज करके एक इनसोल्युबल सब्सटेंस बना देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं।